नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शाह। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संघीय गणराज्य के बारे में, फेडरेशन रिपब्लिक। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि संघ किसे कहते हैं। संघ बेसिकली क्या होता है, जब छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़े देश का निर्माण करते हैं तो उसे हम संघ कहते हैं। जैसे हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जो इंडिया है क्या है कि एक संघ है, क्योंकि इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम इसे ये कह सकते हैं जो भारत एक संघ है। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है। रिपब्लिक का मीनिंग बेसिकली ये होता है, जब एक देश का राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव इलेक्शन के थ्रू होता है तो उसे हम कहते हैं रिपब्लिक कंट्री। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे इंडिया क्या एक रिपब्लिक कंट्री, यानी यहाँ जो देश का राष्ट्राध्यक्ष है जैसे राष्ट्रपति है, उसका चुनाव कैसे होता है, एक इलेक्शन के थ्रू। वो वंशवाद के आधार पर नहीं चुना जा सकता। तो इसीलिए हम ये कहते हैं जो भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। अब हम ये देख लेते हैं संघीय गणराज्य यानी फेडरेशन रिपब्लिक की विशेषता क्या होती है, फीचर्स इसके क्या क्या है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। जैसे इसे भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे भारत में क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। केंद्र सरकार में कौन सी सरकार है, मोदी गवर्नमेंट है। और स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, बहुत सारी सरकार हैं। जैसे यूपी में हम ले सकते हैं योगी की सरकार है, बिहार में नीतीश की सरकार। इनके बीच क्या होता है, शक्तियों को बंटवारा ही संघीय गणराज्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। जो केंद्र सरकार है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। और जो राज्य सरकार है यानी स्टेट गवर्नमेंट, उसके पास सबसे कम पावर होती है। और क्या है कि जो केंद्र सरकार है जो भी कानून बनाती है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को फॉलो करना पड़ता है। इससे हमें ये पता लगता है कि जो केंद्र सरकार है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, यानी वो माई बाप है जो राज्य सरकारों को रेगुलेट करती है और नियंत्रित करती है। और क्या है, जो ये संघीय शासन प्रणाली है कनाडा देश से ली गई है। जो कनाडा का है, अमेरिका में है। अब हम यहाँ 7वीं अनुसूची के बारे में जान लेते हैं, जो संघीय गणराज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें क्या है, संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के विभाजन के बारे में बताया गया है। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि संघ सूची किसे कहते हैं। संघ सूची में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही सिर्फ कानून बना सकती है। जैसे रेलवे, बैंकिंग, वायुसेना, प्रतिरक्षा से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार ही कानून बना सकती है। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं सेकंड में राज्य सूची में क्या होता है। जो राज्य सूची होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, जिसमें क्या होता है, सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। जैसे कृषि से संबंधित, पुलिस से संबंधित, जेल खाना से संबंधित, शराब से संबंधित, जो ये जितने भी मुद्दे हैं इसमें सिर्फ क्या करती है, जो राज्य सरकार है यानी स्टेट गवर्नमेंट है वही कानून बना सकती है। जैसे दिल्ली में देखते हैं जो शराब से रिलेटेड कानून है सिर्फ दिल्ली सरकार बनाती है। अब हम थर्ड नंबर पे देख लेते हैं समवर्ती सूची के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्करेंट लिस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है दोनों ही कानून बना सकती है। जैसे शिक्षा से संबंधित जो विषय हैं, वन, मजदूर संघ, समानों मिलावट, इसमें क्या होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। अब हम नेक्स्ट विशेषता के बारे में जान लेते हैं, संविधान की सर्वोच्चता यानी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें यह बताया गया है जो भारत का संविधान है वो सर्वोच्च है, सुप्रीम है, सबसे बड़ा है। यानी संविधान में जो भी नियम कानून बताए गए हैं वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कंपलसरी है, मानने होंगे। और इसमें यह भी बताया गया है जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है जो भी अपने क्षेत्र में कानून बनाती है वो संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संविधान के विरुद्ध हो, उसका उल्लंघन करता हो। यदि ये पाया जाता है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बनाती है वो संविधान का विरुद्ध है तो इसमें न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर देती है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इसमें क्या बताया गया कि जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये अपने डिसीजन लेने में स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंस है। इसमें क्या है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी कि आप डिसीजन को चेंज कीजिए। अब हम देख लेते हैं लिखित संविधान के बारे में यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कहते किसे हैं, जब एक देश का संविधान एक फ़िक्स टाइम ड्यूरेशन में बनकर तैयार हुआ। जैसे भारत का संविधान है, इसे बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, भारत का जो संविधान है एक लिखित संविधान है। और इसे बनाने में संविधान सभा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अब है शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसे मैंने आपको ऊपर बता दिया था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं एकात्मक विशेषताएं, यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि एकात्मक शासन होता क्या है। इसमें क्या होता है कि एक देश की जितनी भी शक्तियाँ एक पर्टिकुलर बंदे के हाथों में चली जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एकात्मक शासन। तो अब हम इसे एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे 1975 में जब देश में आपातकाल लगा था, तो उस समय क्या था कि जो देश की सारी शक्तियाँ थी वो इंदिरा गांधी के हाथों में चली गई थी। तो इसकी कुछ विशेषताएं दी गई हैं, जैसे एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा। एकल नागरिकता में क्या है कि एकल नागरिकता में यह है जो भारत में नागरिकता का प्रावधान है, यानी सिंगल सिटीजनशिप है। इसमें कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं बिहार का नागरिक हूँ और एक तरफ से मैं इंडिया का नागरिक हूँ, तो उसे दो नागरिकता नहीं दी जाएगी, वो सिर्फ भारत का ही नागरिक कहलाएगा। और सेकंड है एकल न्यायपालिका, यानी इसमें यह बताया गया है जो अपने सर्वोच्च न्यायालय उसका जो भी डिसीजन आता है वो सभी को मानना पड़ेगा। और नेक्स्ट है भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। जो भी इसका एग्ज़ाम है UPSC करवाती है, ये जो भी फैसले लेती है इसके लिए केंद्र सरकार लेती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा, यानी जो भी इससे रिलेटेड कानून है, जैसे IAS से रिलेटेड कोई भी कानून है या IPS से रिलेटेड कानून है, वो क्या होता है केंद्र सरकार बनाती है अपनी बात UPS। और अब अगली विशेषता है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। तो हम पहले यहाँ ये समझ लेंगे कि राष्ट्रपति शासन कहते किसे हैं और ये कब लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन बेसिकली ये होता है जब राज्य सरकार अपने क्षेत्र में संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, उसके अकॉर्डिंग नियम कानून नहीं बनाती, उसका उल्लंघन करती है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, जो जितनी भी शक्तियाँ हैं राज्य की वो राष्ट्रपति के पास चली जाती है और वही उसे रेगुलेट करता है, वहाँ पे नियम कानून बनाता है। और ये जो राष्ट्रपति शासन है ये संविधान के आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। अब हम राष्ट्रपति शासन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। यानी जब 1970 और 1980 के बीच में जब जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार थी, 1970 में जब जनता पार्टी की सरकार थी तो उसने क्या किया, जहाँ पर कांग्रेस का शासन था उनको सस्पेंड कर दिया और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सरकार को सस्पेंड कर दिया गया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। और यहाँ पे क्या हुआ, जितनी भी उस क्षेत्र की शक्तियाँ थी वो राष्ट्रपति के पास चली गई और वहाँ का जो भी शासन था वो राष्ट्रपति चलाता था। और जब 1980 में केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार थी तो उसने भी जनता पार्टी का बदला लेते हुए जिस जिस राज्य में जनता पार्टी की सरकार थी उन्हें सस्पेंड कर दिया और वहाँ पे क्या कर दिया, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। और राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत ये हुआ जो वहाँ की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के हाथों में चली गई और वहाँ पर राष्ट्रपति कंट्रोल हो गया। और मैं आपको लास्ट में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा राष्ट्रपति शासन में, ये कहने के तो राष्ट्रपति शासन होता है, जो शक्तियाँ होती है वो केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती, वही राज्य सरकार को नियंत्रित करता है और वहाँ पे अपने कानून इम्प्लीमेंट करता है। और यहाँ पे कुछ राष्ट्रपति की इमेज दी गई है, जैसे यह है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसे हम भारत का मिसाइल मैन के रूप में भी जानते हैं। और ये रहे रामनाथ कोविंद। लेकिन क्या है, जो प्रेजेंट टाइम में अपनी राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है। अब हम देख लेते हैं कानून के शासन के बारे में। बेसिकली इसमें यह बताया गया है कि जो भी देश में कानून लागू किया जाएगा वो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू किया जाएगा, चाहे वो व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो या कोई भी इंसान हो। अब हम देख लेते हैं AB डाइसी के बारे में। ये जो कि एक थिंकर है, इन्होंने अपनी थ्योरी दी है कानून की सर्वोच्चता, कानून के समक्ष समानता, कानून भावना की प्रबलता। तो इसे हम बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं इसकी पहली विशेषता, कानून की सर्वोच्चता। किसी भी व्यक्ति को विधि के स्पष्ट उल्लंघन की सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता। यानी इसमें यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जब कानून का उल्लंघन करता है तभी सरकार को उसे पनिशमेंट देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता है तो उसे सरकार को पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। तो इसकी नेक्स्ट विशेषता हम देख लेते हैं, कानून के समक्ष समानता। डाइसी के अनुसार विधि के शासन में सभी व्यक्ति, चाहे उन्हें कोई भी पद या स्थिति प्राप्त क्यों ना हो, विधि की दृष्टि से समान है। उनके लिए एक ही प्रकार के कानून और न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है।
यानी इसमें ये बताया गया है कोई भी व्यक्ति समाज में चाहे ऊंची पोस्ट पे हो चाहे नीचे पोस्ट पे हो, उसके लिए समान रूप से कानून लागू किया जाएगा। और थर्ड है कानून भावना की प्रबलता, एक अलग न्यायतंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। इसमें क्या है कि जो AB डायसी थे उन्होंने ये कहा है कि देश में एक अलग न्यायतंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि कानून को अच्छे तरीके से लागू किया जा सकेगा और सभी को समान कानून का अधिकार मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा जो न्यायालय है हम उस पर पूरा विश्वास नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसे एक संदेह के नज़रिए से देखा। अब नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18, यानी जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 से 18 है उसमें समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। इसमें क्या बताया गया है, विधि के समक्ष एक समान कानून व्यवस्था, यानी इसमें यह बताया गया है कि जो देश में जो भी कानून होगा उसके नज़र में सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी लोगों पर एक समान रूप से कानून लागू किया जाएगा। और आर्टिकल 15 में क्या बताया गया हम ये देख लेते हैं। इसमें यह बताया गया है किसी भी व्यक्ति के साथ समाज में उसके जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको समान कानूनी अधिकार दिए जाएंगे। और आर्टिकल 16 में क्या बताया गया हम ये देख लेते हैं। आर्टिकल 16 में ये बताया गया सभी नागरिकों को समान अवसर, यानी इसमें यह बताया गया जो भी गवर्नमेंट की जो वैकेंसी निकलती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की हो गई या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई, उनमें क्या है कि सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा नौकरी करने का। देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया, छुआछूत के अंत के बारे में बताया गया, यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया। इसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति के साथ समाज में उसके साथ छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे पहले क्या था, जो दलित व्यक्ति थे, जो दलित बच्चे हुआ करते थे, उन्हें क्लासरूम में एक साथ बैठने नहीं दिया जाता था और कुएं पर उन्हें पानी भी पीने नहीं दिया जाता था। तो यही कहता है कि जो आर्टिकल 17 ये कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 18 के बारे में। इसमें क्या बताया गया है, इसमें उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया, यानी इसमें यह कहा गया है कि कोई भी यदि भारत का नागरिक है तो किसी भी विदेशी देश से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता है, यानी अपने नाम के पीछे कोई भी टाइटल नहीं लगाएगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं शक्तियों के विभाजन के बारे में। यहाँ पे सरकार के 3 अंग बताए गए हैं, जैसे हम इसे एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे पहला है अपना विधायिका जिसे हम लेजिस्लेचर बोलते हैं इंग्लिश में, और नेक्स्ट है कार्यपालिका जिसे एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, और थर्ड है न्यायपालिका जिसे हम जुडिशरी बोलते हैं। अब इनके तीनों के बारे में हम देख लेते हैं कि विधायिका क्या होती है। विधायिका बेसिकली देश में कानून बनाती है, और जब कानून बन जाता है तो उसे कार्यपालिका जो है उसे लागू करती है ग्राउंड लेवल पर। और जो कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गए, और जो मिनिस्टर्स हो गए, वो ये सभी आते हैं। और थर्ड है जुडिशरी। इसमें क्या होता है, जब कानून बन जाता है तो जो न्यायपालिका होती है उसे चेक करती है कि वो जो कानून है वो ठीक तरीके से लोगों के लिए, भलाई के लिए बनाया गया या नहीं बनाया गया। जब वो पाया जाता है वो समाज के लिए, लोगों की भलाई के लिए सही नहीं है, तो जो न्यायपालिका है उसे रद्द कर देती है। और अब हम इसके उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसमें ये बताया गया है जो व्यक्ति और लोगों का समूह है उन्हें अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उन पर रोक लगाई गई है। और इसमें सेकंड बताया गया है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता की गारंटी दी जाएगी। और थर्ड है सरकार की दमनकारी नीति से लोगों की रक्षा की जाएगी, यानी जो भी गवर्नमेंट है जो लोगों के लिए पॉलिसी बनाती है इसमें यह देखा जाता है कि लोगों की भलाई के लिए नहीं बनाई गई है, वो लोगों को दबाती है, तो उनसे भी उनकी रक्षा की गई है लोगों की। अब हम यहाँ अरस्तु के बारे में जानेंगे। अरस्तु कौन थे? अरस्तु एक बहुत बड़े दार्शनिक थे जिनका जन्म ग्रीस में हुआ था, और इन्हें पॉलिटिकल थिंकर का जनक भी कहा जाता है। जो अरस्तु थे उन्होंने सरकार को 3 भागों में बांटा है, जैसे पहला है सामान्य सभा, निर्वाचित अधिकारी और न्यायपालिका। और अब हम यहाँ सिद्धांत के अर्थ के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, जब एक देश की सारी शक्तियाँ किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथों में चली जाती है तो वह बुरे प्रशासन और भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद और शक्ति का दुरुपयोग करता है। अब हम देख लेते हैं भाई भतीजावाद का अर्थ क्या होता है। जैसे हम इसे पॉलिटिकल सिस्टम में देख लेते हैं। जब कोई एक नेता जीत जाता है तो अपने परिवार को प्रमोट करता है, उसे ही आने वाले इलेक्शन में टिकट देता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत सके। अब हम देख लेते हैं महत्व के बारे में। यहाँ पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के महत्व के बारे में बताया गया है। पहला है अपना कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण,
यानी पहला पॉइंट अपने ये कहता है कि जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका से अलग है, यानी जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका में इंटरफेयर नहीं करेगी। जैसे जो सुप्रीम कोर्ट है कोई भी डिसीजन देता है तो कार्यपालिका उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती कि आप इसे चेंज कीजिए। और सेकंड है अपना, न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका शाखाओं द्वारा किए गए निर्णय की न्यायिक जांच का अधिकार प्राप्त है। यानी इसमें यह बताया गया है जो विधायिका है और कार्यपालिका है कोई भी काम करती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका उसकी जांच कर सकती है, उसे देख सकती है कि वो सही है या गलत है। और अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 13 में क्या बताया गया। आर्टिकल 13 में यह बताया गया है यदि कोई भी सरकार कानून बनाती है और कानून में यह पाया जाता है कि वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, वो संविधान का उल्लंघन करता है या किसी एक समाज के ग्रुप को प्रमोट करता है, एक विशेष ग्रुप को प्रमोट करता है या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उससे क्या होता है कि जो न्यायपालिका है यानी सुप्रीम कोर्ट है उसको अवैध घोषित कर सकती है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये आपको वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।